तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। देखिए, हम जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। कुछ पढ़ के आए हो, रिवीजन करके आए हो जो पहले आए थे? देखना पड़ेगा कॉपी कहाँ है, ऐसा नहीं करे करो, है ना। देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले असहयोग आंदोलन पढ़ा था, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था। व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्या था असहयोग आंदोलन? उसके मुख्य नेता क्या थे, है ना, कौन थे मुख्य नेता? इसके साथ ही साथ हमने ये देखा था कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम की एकता जो है वो दर्शाती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और जितने भी असहयोग आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो अभी तक का अगर मैं आपको टाइम पीरियड वाइज जाऊं, है ना, हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए बता देती हूँ कि अगर हम टाइम पीरियड वाइज जाएंगे तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कर ली थी कि यूरोपियों का आगमन हुआ, ठीक है। 1600 से लेकर के पूरा हमने 1857 तक ये कवर किया है। 1857 की क्रांति तक हमने कवर किया है। इसके बाद 1857 से लेकर के अभी हमने ऑलमोस्ट 1920 और 1922 तक का टाइम पीरियड हमने कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत जो भी मेजर चेंजेस हुए, किस तरीके से भारतीय नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बढ़ती है, गांधी जी का आगमन 1915 में होता है हमारे भारत में, ये सब हमने देख लिया है ना। गांधी जी ने 1915 में वो आए, 3 उनके आंदोलन रहे, जैसे चंपारण रहा, खेड़ा रहा, अहमदाबाद रहा, ये तीनों 1917-18 में हो गया था। इसके बाद किस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह आया, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया था, है ना। और उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा है, लास्ट के सेशन में असहयोग आंदोलन को हमने समझा है। असहयोग आंदोलन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1920 से लेकर के 1922 तक का था। और 1922 में असहयोग आंदोलन एक इंसिडेंट होता है या एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? चौरी चौरा कांड, है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, जिसके कारण जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड कैसा पढ़ेंगे समझिएगा। 1922 में गांधी जी को क्या हो जाती है? जेल हो जाती है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए उनको जेल हो जाती है, ठीक है। अब एक ऐसा समय आ जाता है जहां पर हमारे देश के मुख्य नेता वो जेल में हैं। अब करे तो क्या करे, है ना। तो जो बाकी थोड़े मोड़े जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं उनकी एक विचारधारा डेवलप होती है, 2 विचारधारा डेवलप होती है। एक तो ग्रुप रहते हैं स्वराजिस्ट, या हिंदी में हम बोलेंगे स्वराजवादी, ठीक है। और दूसरे ग्रुप रहते हैं नो चेंजर्स, नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी, हिंदी में भी मैं बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही गांधी जी को 1922 में जेल होती है तो 2 ग्रुप्स जो हैं वो क्या आते हैं? सामने आते हैं। एक तो स्वराजिस्ट या स्वराजवादी आते हैं और दूसरे कौन आते हैं? नो चेंजर्स आते हैं या अपरिवर्तनवादी। अच्छा, ये क्या बोलते हैं? ये वाला ग्रुप क्या बोल रहा था और ये वाला ग्रुप क्या बोल रहा था? जो स्वराजिस्ट ग्रुप है वो ये बोल रहे थे कि हमको क्या जाना है? विधान परिषद, एक सेकेंड ना, हाँ, हमको जाना है विधान परिषद में, ठीक, मतलब काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको जाना है और वहां जाकर के हमको क्या करना है? इलेक्शन लड़ना है। जैसे कि हमने पढ़ा है जो असहयोग आंदोलन था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें हमने किसी भी प्रकार के इलेक्शन में जाने के लिए हमने उसको बॉयकॉट कर दिया था। जितना भी विधान परिषद का जो भी इलेक्शन होता था, जो भी इन्वॉल्वमेंट होता था, वो सभी हमने क्या कर दिया था?
सिरे से क्या कर दिया था, बायकट कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज को हमने बायकट करा था, गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, हर चीज को हमने बायकट कर दिया था। तो जो स्वराजिस्ट ग्रुप हैं वो क्या बोलते थे कि अब इस बायकट के कंसेप्ट को आप हटा दीजिए, हम क्या करेंगे, विधान परिषद में घुसेंगे, विधान परिषद में हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेके हम क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ के क्या करेंगे, जो भी ब्रिटिशर्स की जो लूप होल्स हैं या ब्रिटिशर्स की जो सच्चाई है वो हम आम जनता तक लेकर के जाएंगे। समझ में आया स्वराजिस्ट या स्वराजवादी क्या बोलते थे? उनका कहना था कि जो बायकट का सिद्धांत हम अभी तक फॉलो करते आए हैं असहयोग आंदोलन से, हम उस सिद्धांत को क्या करें, अब खत्म करें। अब हमको काउंसिल में एंट्री लेने की जरूरत है ताकि हम घुस के, मतलब घर में घुस के, ऐसे बोलते हैं ना कि घर में घुस के पोल खोलना उनका, या उनका जो सच्चाई है उसको एक्चुअली में बाहर लाना। तो ये कंसेप्ट जो था वो स्वराजियों का था। लेकिन नो चेंजर्स क्या कहते थे, या अपरिवर्तनवादी क्या कहते थे? अपरिवर्तनवादी ये कहते थे कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हमने जो बायकट मूवमेंट शुरू किया था असहयोग आंदोलन के समय, तब से हमको इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना, इसलिए इसको अपरिवर्तनवादी कहा गया। कि हमको किसमें फोकस करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क में फोकस करना है। हमारा जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उसमें हमको फोकस करना है। किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हमको जुड़ने की जरूरत नहीं है, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। ये चीज जो है, आइडियोलॉजी जो है वो दोनों की अलग अलग ग्रुप हो गई। अच्छा, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे? स्वराजवादी और नो चेंजर्स थे। ठीक है, अब देखिए स्वराजवादियों में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो जो स्वराजिस्ट थे उनमें कौन कौन लोग थे, स्वराजवादी। ठीक, तो स्वराजवादियों में सबसे पहले हमको नाम देखने को मिलता है CR दास का। ठीक, दूसरा नाम देखने को मिलता है मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे मोतीलाल नेहरू? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है, और इसके साथ एक नाम देखने को मिलता है अजमल खान। ठीक, तो ये लोग एक्चुअली में क्या थे, स्वराजिस्ट थे या स्वराजवादी थे। इन लोग एक्चुअली में ये कह रहे थे कि हमको क्या करना है, वी शुड फोकस ऑन काउंसिल एंट्री। हमको विधान परिषद में, विधान परिषद, ये मिट भी नहीं रहा है, इन्होंने कोई चेंज वेंज किया है लगता है। विधान परिषद में हमको क्या करना है, दाखिला लेना है। ठीक, ये कहते थे वो, है ना। अच्छा, CR दास और मोतीलाल नेहरू मुख्य हैं। अगर आपको स्वराजिस्ट याद रखना है तो आपको दो लोगों का नाम याद रखना ही पड़ेगा, एक CR दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने ही आप समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। कौन सा सेशन हुआ था? गया है बिहार में, बिहार में एक जगह है गया, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 का सेशन हुआ था। ठीक है, 1922 का सेशन हुआ था। उस समय दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ज्यादा क्या हो गई, तनातनी हो गई। जैसे आपने पढ़ा होगा 1907 का स्प्लिट हुआ था, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, जो गरम दल और नरम दल का था, कि दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है और अब कैसे वो एक साथ आए। तो सेम चीज 1922 में हुई गया के सेशन में। दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा मतभेद होने लग गया, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होने लगा, आर्ग्यूमेंट होने लग गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया के सेशन में। तो फिर फाइनली क्या हुआ, 1923 आया, 1923 का नवंबर आया। नवंबर में ये जो दो व्यक्ति हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस में अपने अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद एक नई पार्टी का गठन किया, जिसको हम क्या कहेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, या हिंदी में इसको हम केवल स्वराज
पार्टी कहेंगे। ठीक, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी या स्वराज पार्टी का गठन जो है वो होता है 1923 में। किसके द्वारा? CR दास क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं इस पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं? सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक, ठीक है। CR दास इस पार्टी के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं, और जो मोतीलाल नेहरू हैं वो क्या बनते हैं? सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक, तो ये चीज हमको याद रखना है, क्योंकि ये 1923 का स्वराजिस्ट पार्टी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन में आपको डायरेक्टली ये दो नाम देखने को मिलेंगे, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। हमको एकदम से याद रखना है कि CR दास क्या थे? प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सेक्रेटरी थे। इनका उद्देश्य सिंपल सा था, उनका उद्देश्य यही था कि हम क्या करें, विधान परिषद में हम क्या करें, दाखिला ले, और दाखिला लेकर के जो अंग्रेजों की क्या बोल सकते हैं, सच्चाई है, वो हम जो है वो सामने लेकर के आए। कैसे लेकर के आएंगे? मान लीजिए कोई बिल पारित हो रहा है, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ करके हम उस पद तक पहुंचेंगे, और उस बिल को हम क्या करेंगे? पास नहीं होने देंगे। इस तरीके से हम अपोजिशन करेंगे। मान लीजिए काउंसिल है, परिषद है, उसमें हमारे भारतीय लोग भी जाएंगे, जैसे CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू। अब अगर अंग्रेज किसी बिल को हमारे नुकसान के लिए पास करना चाह रहे हैं, तो उसको हम रोकेंगे, या किसी भी तरीके के एक्शंस को जो हमारे भारतीयों के खिलाफ है उसको हम नहीं होने देंगे। ये इनका मेन कंसेप्ट था। इनका मेन कंसेप्ट ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़के हमको पावर चाहिए, ये इनका मेन उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सिंपल सा था कि हम उनके वर्किंग को रोके, उनके काम काज में हम क्या करें? अड़ंगा लगाएं। ये उनका मेन कंसेप्ट था। समझ आया? स्वराजिस्ट समझ आया कि स्वराजवादी लोग क्या थे और वो उनका क्या विचारधारा था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नो चेंजर्स। इसमें हमको इतना देखना। अच्छा, एक और चीज आप इसमें लिख लो कि 1923 में ही क्या हुआ? इलेक्शंस होते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए, इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ दिक्कत हुआ है, आप इसमें ऐसे लिख लीजिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। ये हिंदी में भी हमारे PDF में लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम के लिए PDF हमारे पास है। 1923 में इलेक्शन होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें 42 सीट्स आउट ऑफ 141 ये कांग्रेस को मिलती है। ठीक है, 42 सीट्स आउट ऑफ 141 मिलती है, और मिलने के बाद कहीं ना कहीं इनको बहुमत मिलती है, और बहुमत से इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था? काउंसिल में एंट्री ले लिया था। ठीक, अच्छा, इसके बीच में एक और चीज आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए नो चेंजर्स। ठीक, तो नो चेंजर्स कौन थे? नो चेंजर्स या अपरिवर्तन अपरिवर्तनवादी। ठीक, तो ये जो थे, ये क्या चाहते थे कि हमको किसी भी तरीके से काउंसिल एंट्री नहीं लेना है, हमको किसमें फोकस करना है? फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क में फोकस करना है, और कंटिन्यू या कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब जो आपका आंदोलन चल रहा है उस चीज को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो इसके मेंबर्स कौन थे? इस आइडियोलॉजी के सदस्य कौन थे? तो आपको याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल, ये एक पर्सन थे। ठीक, C राजगोपालाचारी, ये एक पर्सन थे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है,
और एक और थे M.A. अंसारी, है ना। ये 4 लोग स्पेक्ट्रम में, इनके 4 लोगों का नाम दिया है। वैसे तो और भी लोग थे, लेकिन हमको प्रायोरिटी बेसिस में इन लोगों का नाम याद रखना है, जो नो चेंजर्स के रूप में आए या जो अपरिवर्तनवादी के रूप में आए। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हमको काउंसिल में एंट्री नहीं चाहिए, हमको किसी भी तरीके का सत्ता नहीं चाहिए, जो कार्य हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय से करते आ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्प्लिट जैसा देखने को मिल रहा है। जो 1907 में जो स्प्लिट हुआ था वो सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये स्प्लिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये लोग गांधी से जुड़े हुए होते हैं। गांधी जी जो थे वो जेल में थे 1922 से, ठीक है। तो गांधी जी से ये जुड़े हुए होते हैं और जुड़ने के कारण उनको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि आप क्या करिए, अलग अलग मत होइए। अगर स्वराजिस्ट को काउंसिल एंट्री चाहिए, स्वराजिस्ट को इलेक्शन लड़ना है तो वो लड़े, लेकिन कांग्रेस का एक फैक्शन बन करके लड़े या अंडर द कांग्रेस लड़े। एक कांग्रेस एक बड़ा सा ग्रुप है, उसके अंतर्गत लड़े। वो अलग से कोई स्वराजिस्ट पार्टी के द्वारा या अलग से कोई ग्रुप बना करके ना लड़े। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया कि ये जो इलेक्शन हुआ था इसमें क्या था, स्वराजिस्ट तो थे, स्वराजिस्ट एज अ फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा के रूप में स्वराजिस्ट ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ करके 42 सीटों पे उन्होंने विजय हासिल करी 141 में से। समझ आया? तो ये 1923 का इलेक्शन हुआ था जिसमें स्वराजिस्ट ने अलग से कोई अपना ब्रांच बना करके इलेक्शन नहीं लड़ा था, एज अ शाखा या एज अ फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। समझ में आया ये चीज? तो 2 ग्रुप हमने देखे, दोनों ग्रुप की हमने आइडियोलॉजी देखा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट याद रखना है आपको, 1923। इसमें आपको स्वराज पार्टी का गठन होते दिखाई देता है। 2 लोगों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझना है कि स्वराजिस्ट क्या कह रहे थे और नो चेंजर्स क्या कह रहे थे, ठीक है। स्वराजवादी लोग क्या कह रहे थे और अपरिवर्तनवादी वाले क्या कह रहे थे। इतना ही हमको बेसिकली समझना है इसमें, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद अगर हम समझ लेंगे तो 1924 आ जाता है। 1924 से अब स्वराजिस्ट ने तो इलेक्शन लड़ लिया, अब वो सीट में बैठ भी गए, उनको पद भी मिल गया। तो 1924 में कहीं ना कहीं जो स्वराज पार्टी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है या वीक हो जाती है, ठीक। क्यों? क्योंकि अब स्वराज पार्टी में आपस में ही बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, मतभेद होने लग गया या कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया या मतभेद होने लग गया। आपस में उन लोग जो है वो क्या कर रहे थे, एक परिणाम तक या एक रिजल्ट तक वो पहुंच नहीं पाते थे। आपस में ही उनको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद का सामना करना पड़ रहा था। 1924 से ये शुरुआत हो जाती है। 1 साल उन्होंने अच्छे से शासन किया 1923 से 1924 तक। 1924 में स्वराज पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और फिर फाइनली 1929 तक ये शासन करती है। 1929 तक ये इलेक्शन के द्वारा जो पद रहता है उसमें रहती है। फिर 1929 में लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन होता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए या पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए या हमको अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये बात जब होती है तब जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं स्वराज पार्टी के वो रिजाइन कर देते हैं और रिजाइन करके फिर से कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाले फेस में चले जाते हैं। और यहाँ से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कब से कब तक रहती है? 1930 से 1932 ये पहला फेस रहेगा। समझ आया? तो ये डिटेल में नहीं है, इसको मैं आपको सिर्फ ढांचा समझा रही हूँ कि एक के बाद क्या चीजें हुई, ठीक। जैसे पहले स्वराजिस्ट पार्टी आई, नो चेंजर्स आए, दोनों का अलग अलग मत था, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी के साथ होने के कारण इनमें
1907 के जैसा जो विभाजन हुआ था वो विभाजन हमको देखने को नहीं मिला। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस की शाखा के रूप में क्या किया, चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। उसके बाद 1924 से 1929 तक उन्होंने जो है वो शासन किया और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज को डायरेक्टली कैंसिल किया। मतलब स्वराजिस्ट पार्टी ऐसा नहीं है कि वो विफल रह गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्होंने चैलेंज किया और बहुत सारे बिल्स को इन्होंने कैंसिल भी किया। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल जो था वो गवर्नमेंट ने पारित किया था और पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन स्वराजिस्ट के कारण वो बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्वराजिस्ट ने काउंसिल में जा करके बहुत सारे सक्सेस भी हासिल किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक, फिर 1924 से 1929 तक उनका कार्य प्रणाली चलता है। इसके बाद लाहौर का सेशन आता है और लाहौर के सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि अब हमको क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये सुनते ही जितने भी स्वराजिस्ट पार्टी के लोग हैं वो अब सब काउंसिल को छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत होती है या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, और एक और चीज 1924 में ही भी गांधी जी जो है, गांधी जी क्या हो जाता है, इनका रिलीज हो जाता है। ठीक है, 6 साल के लिए वो भले जेल में जाए रहते हैं लेकिन कुछ हेल्थ कारणों के कारण उनका जो है वो रिहाई हो जाता है 1924 में। ठीक है, समझ में आया ये पूरा फ्रेमवर्क क्या था, कैसा चल रहा है। इसके बाद फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू हो जाता है। इसका 2 फेज हम देखेंगे। ये पहला चरण फेज 1 है ना, पहला चरण, और उसके बाद 1932 से लेकर के 1934 तक ये आपका दूसरा चरण आता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 1922 से लेकर के 1930 के बीच में मोटा मोटा क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि इस 8 साल में कुछ भी मेजर घटना नहीं घटी थी या कुछ भी बहुत बड़ा आंदोलन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1922 से स्वराजिस्ट नो चेंजर्स आए, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद में काउंसिल एंट्री होती है और काउंसिल एंट्री होने के बाद छोटे मोटे इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं। इसी बीच में नेहरू रिपोर्ट भी आती है, साइमन कमीशन भी आता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी का आज का बस टॉपिक हमारा स्वराजिस्ट रहेगा या स्वराजवादी लोग रहेंगे और उनका जितनी भी आइडियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक फ्रेमवर्क दिया है ताकि ये नहीं लगे कि कहाँ से आ गया सब चीज। ठीक है, अब हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको? है शायद। नहीं ऐसा नहीं है ना, सिलेक्टेड लोगों को, जैसे रिजर्वेशन है यहाँ पर, कुछ लोगों को बस था, ऐसा नहीं है कि वो ओवर पावर कर सकते थे। अभी भी इलेक्शन लड़ना अलाउड था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट फैसला किसका रहता था? वॉइसरॉय का रहता था। मान लीजिए मैं वॉइसरॉय हूँ, आप इंडियन हैं, आप मान लीजिए आपने इलेक्शन लड़के आपने कोई वो जो है वो हासिल किया, ठीक है, तो आपने भले उस चीज को पारित नहीं होने दिया लेकिन अगर मैं चाहूं तो वो पारित हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो पावर रहता था वो किसके हाथ में रहता था? वॉइसरॉय के हाथ में रहता था। इन लोग सिर्फ नाम के लिए पावर देते थे, छोटी मोटी पावर्स रहती थी। मान लीजिए कोई पब्लिक सेफ्टी बिल है, उसको वो हो सकता है पारित ना होने दे, लेकिन अल्टीमेट पावर जो रहती थी वो वॉइसरॉय की रहती थी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रहती थी। इसलिए कहीं ना कहीं अब इनको क्या चाहिए था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए था। ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक, चलिए अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। प्रेजेंटेशन में हम स्वराज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास समय बचेगा तो आज हम और 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे और इससे पहले हम साइमन कमीशन करेंगे। साइमन कमीशन, ठीक है, कि साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन का संबंध नेहरू रिपोर्ट से कैसे है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलो, स्वराजिस्ट, ठीक है, तो ये देखिए ये 2 फोटो आपको देखने को मिलेगा, एक CR दास और एक मोतीलाल नेहरू की। ठीक है, देखिए इसमें वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्वराजवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक राजनीतिक गुट थे। क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर, मतलब इट वाज द फैक्शन अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था? 1920 के दशक में हुआ था। 1920 में नहीं बोल रहा, 1920 के दशक में हुआ था, प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के
बाद हुआ था। तो 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था और उसके बाद लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि गांधी जी तो जेल चले गए थे, तो हम क्या करें। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्वराजवादियों का उदय हुआ था या वो हुआ था, ठीक है। उन्होंने युद्ध के बीच के वर्षों में भारतीय राजनीतिक रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मतलब क्या कि दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द इंटर वॉर ईयर्स। मतलब इस बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था 1922 से लेकर के 1930 तक, ये ठीक है, 1922 से 1930 तक। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव फेज बोलते हैं, पैसिव फेज बोलते हैं, ठीक है, पैसिव फेज बोलते हैं। तो ये पैसिव फेज कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ इस बीच, तो जो छोटी छोटी चीजें थी वो हमको देखनी है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है, इसी बीच में 1920 के ही दशक में बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हुई, क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, जिसमें हम भगत सिंह का नाम देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद। आप लोग शायद एब्सेंट थे, है ना, नहीं थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 1920 के टाइम पे पूरा भगत सिंह का हमने पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ा है, बॉम्ब कैसे फेंका गया, कहाँ पर फेंका गया, फांसी कैसी हुई, ये सभी 1920 के दशक में पूरा हुआ है। तो दोनों चीजें हमको पैरेलल याद रखनी है ना, कि ये इवेंट्स भी होते जा रहे थे और इसके साथ ही साथ में हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो भी होते जा रही थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैकग्राउंड क्या था इसका, स्वराजियों का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो चौरी चौरा घटना जो हुआ 1922 के बाद, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे कांग्रेस के भीतर विभाजन पैदा हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा है कि स्प्लिट हो ही गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विभाजित होने के वो कगार पर थे, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट, ठीक। चलिए, एक समूह विधान परिषद का बहिष्कार जारी रखना चाहता था गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए। इसका मतलब अब हमको किसी भी तरीके के काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी है, ऐसा वो मान रहे थे। एक ग्रुप ऐसा बन गया था जो विधान परिषद नहीं जाना चाहता था या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं जाना चाहता था, और इनको क्या कहा गया, नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी कहा गया। जो नहीं जाना चाहते थे, काउंसिल में नहीं जाना चाहते थे और जो कंटिन्यू वैसी ही चीजों को करना चाह रहे थे, तो उनको नो चेंजर्स कहा गया। एक अन्य समूह था विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन का अंदर से विरोध करने में विश्वास रखता था। मतलब क्या बोल रहा है कि अनदर ग्रुप बिलीव्ड इन एंटरिंग द काउंसिल टू अपोज द ब्रिटिश रूल फ्रॉम विद इन। अंदर से वो ब्रिटिश रूल को क्या करना चाहता था, कमजोर करना चाहता था। तो ये दो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, पहले को हम नो चेंजर्स बोलते हैं और दूसरे को हम क्या कहेंगे, स्वराजिस्ट कहेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक बैकग्राउंड आप समझ सकते हो। इसके बाद देखिए स्वराज पार्टी, या इसको हम पूरा स्पेक्ट्रम में इसका नाम क्या लिखा है, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। स्वराज पार्टी भी बोल सकते हो और कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले ये कब बना था, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1923 में ये बना था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर याद होना चाहिए, हो सके तो मंथ भी याद कर लेना, जनवरी 1923। मेन लीडर कौन थे, चित्तरंजन दास या सीआर दास थे, वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे, ठीक है, क्या थे वो, अध्यक्ष थे, ठीक। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू क्या थे, आपके सेक्रेटरी थे। ओरिजिनल नेम क्या था, ये लिखा हुआ है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी इसका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। तो कभी कभी ये नाम पूछ लेता है, कभी कभी सिर्फ स्वराज पार्टी पूछ लेता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों एक ही नाम है, ठीक। बाद में इसको क्या बोला गया, स्वराज पार्टी बोला गया। पहले कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज होकर के स्वराज पार्टी हो गया, ठीक है। चीजें याद हो रही है, क्योंकि नोट्स देखिए हिस्ट्री के ऐसे होते हैं ना, हर जगह आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार इसी चीज में एम्फेसाइज करती हूँ कि आप इस क्लास में चीजें याद करते चलिए, ताकि आपको घर जाके फिर से 1 घंटा अपना दिमाग उसमें खराब ना करना पड़े। यही याद कर लो जितना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराजिस्ट, ये सभी हमने ऑलरेडी देख लिया है, जल्दी से हम इसको बस खत्म करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य,
इनका लक्ष्य क्या था या इनका एम क्या था? सबसे पहले चुनावों के माध्यम से विधान परिषदों में प्रवेश करना, इलेक्शंस के द्वारा काउंसिल एंट्री करना, यही उनका उद्देश्य था। दूसरा क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आंतरिक कार्य प्रणाली को बाधित करें और उजागर करें। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट एंड एक्सपोज द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फ्रॉम विद इन। अंदर से जो है वो क्या करे, जो भी कार्य प्रणाली है ब्रिटिशर्स की वो ओपन करे कि कितना बुरे तरीके से वो लोग जो है वो भारत का शासन प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा देखिए, भारतीय मांगों को मुखर करने के लिए विधायी मंच का प्रयोग करे। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए जो भारतीयों की जो डिमांड थी वो कौन लेकर के आएगा, है ना? भारतीयों की डिमांड तो सिर्फ भारतीय ही जान रहे हैं ना, कोई अंग्रेज तो नहीं जानेगा। तो भारतीयों की डिमांड को सामने लाने का या मंच में लाने के लिए इन लोग जो है वो काउंसिल का प्रयोग करना चाहते थे या विधान परिषद का प्रयोग करना चाहते थे। ठीक, देखिए, कांग्रेस के प्रत्यक्ष आंदोलन से हटने के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखना। इसका मतलब कीप द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अलाइव ड्यूरिंग द कांग्रेस विड्रॉल फ्रॉम द डायरेक्ट एजिटेशन। मतलब जब डायरेक्ट एजिटेशन से कांग्रेस हट गया, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हो गया, असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया, तो डायरेक्टली कोई भी मूवमेंट नहीं चल रहा था यहाँ पर। लेकिन जो स्पिरिट है, जो एक क्या बोल सकते हैं हम, प्रत्यक्ष रूप में अगर आंदोलन नहीं चल रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी चीज को जागरूक रखना या अलाइव रखने का काम जो है वो ये कर रही थी, स्वराज पार्टी कर रही थी। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं पूरा शांत हो जाता, है ना, पूरा जो उस समय का जो माहौल बना था वो पूरा शांत हो जाता। तो जो स्पिरिट है, नेशनलिज्म या फ्रीडम स्ट्रगल की जो स्पिरिट है, उसको अलाइव रखने का काम स्वराज पार्टी करना चाह रही थी। ठीक, उद्देश्य समझ आया? पहला देखा हमने, चुनाव में चुनाव लड़ना, काउंसिल एंट्री करना। दूसरा, ब्रिटिश शासन को क्या करना, बाधित करना, उसके वर्क को ऑब्स्ट्रक्ट करना। तीसरा, भारतीयों की मांगों को जो है वो स्टेज तक लेकर के जाना। और चौथा, जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, ये स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको अलाइव रखना। ठीक, चलो, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो जा रहा है, समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है, चलिए अब इसके की एक्टिविटीज हम देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य रहे। की एक्टिविटीज का मतलब मुख्य कार्य। ठीक, मुख्य इनके कार्य कौन कौन से रहे? देखिए, 1923 और 1926 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव लड़े गए। मतलब कि क्या बोल रहा है, कंटेस्टेड इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स इन 1923 एंड 1926। मतलब 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए चुनाव लड़ा गया और 1926 में प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए चुनाव लड़ा गया। जैसे हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट होता है ना, सेंटर का जो होता है वो इलेक्शन अलग होता है और स्टेट्स के इलेक्शन अलग होते हैं, वैसे यहाँ पर भी हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 1923 में लड़ा गया चुनाव और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 1926 में लड़ा गया। ठीक है, कई सीटें जीती और बंगाल, बॉम्बे और मध्य प्रांत जैसे प्रांतों में एक प्रभावशाली शक्ति बन गए। जो स्वराजिस्ट थे won the many seats and became a dominant force in provinces like Bengal, Bombay and the Central Province। तो एक बहुत मुख्य या एक dominant force के रूप में जो है वो स्वराजिस्ट जो है वो सामने आए। ठीक, अब इसके बाद देखिए, बजटीय नीतियों की आलोचना की, अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया और सरकारी विधेयों को अवरुद्ध किया। इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, क्रिटिसाइज द बजटरी पॉलिसीज। जितनी भी बजटरी पॉलिसीज थी कि ये पैसा यहाँ जाएगा या कुछ पैसे वहां जाएंगे, तो उन सभी पॉलिसीज का इन्होंने क्या किया, बहुत पूर्ण रूप से विरोध किया। इसके साथ जितने भी अनजस्ट लॉज थे, जितने भी ऐसे कानून थे जो भारतीयों के विरुद्ध थे या नैतिकता के विरुद्ध थे, उसका इन्होंने क्या किया, सिरे से ऑब्स्ट्रक्ट किया, अपोजिशन किया। एंड ब्लॉक्ड द गवर्नमेंट बिल्स। जितने भी बिल्स आ रहे थे जो भारतीयों के विरुद्ध थे, है ना, उन सभी बिल्स को इन्होंने क्या किया, ब्लॉक करने का काम किया। इसके साथ परिषदों का उपयोग राष्ट्रवादी प्रचार के मंच के
रूप में किया, इसका मतलब यूज द काउंसिल एज अ फोरम ऑफ नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा। तो जो नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए एक फोरम का यूज जो है वो यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो काउंसिल को एक मंच के रूप में यूज किया गया अपनी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को उजागर करने के लिए या दिखाने के लिए। समझ में आया? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये इनके मुख्य जो है वो वर्क थे, है ना। इसमें आप याद रख सकते हैं, इसमें अगर हम और देखेंगे तो ये जो बिल की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट बिल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल का डिफीट, है ना। यहां पर क्या हुआ था, पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो डिफीट हो गई थी। ये आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि गवर्नमेंट बिल को यहाँ पर ब्लॉक किया गया, तो एग्जाम्पल है पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके साथ आप एक और याद रख सकते हैं कि सेकेंड ना, एक थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है 1925 में क्या बने थे, स्पीकर बने थे, स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पूछा जाता है कि विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव, या ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने थे, तो विट्ठल भाई पटेल बने थे। ठीक है, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में यहाँ पर वो आए थे। तो ये क्वेश्चन आपको व्यापम में पूछा जाता है, ये नाम आपको याद रख लेना है विट्ठल भाई पटेल का, जो 1925 में बने थे। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, केंद्रीय विधानसभा के एक स्पीकर के रूप में कोई भारतीय का चुनाव होना, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज हमको याद रखना है। ठीक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बता दी। अब आगे चलती है। लेगेसी, इनकी लेगेसी क्या थी, स्वतंत्रता आंदोलन में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक था कहीं ना कहीं, है ना। मार्क्ड अ टैक्टिकल शिफ्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट में एक टैक्टिकल शिफ्ट के रूप में देखने को मिला। संवैधानिक तरीकों को राष्ट्रवादी राजनीति के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंबाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स विद नेशनलिस्ट पॉलिसी, कि अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को नेशनलिस्ट पॉलिसी के साथ में मिक्स करेंगे। ये उनका पहला प्रयास था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भविष्य की राजनीतिक वार्ताओं और चुनाव में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। इसका मतलब पेव्ड द वे फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड पार्टिसिपेशंस इन द इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा 1935 का, उसके अंतर्गत एक फ्यूचर पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए रास्ता देने का काम जो है ये स्वराजस लोगों ने किया था। ठीक है, समझ में आई चीजें? चलो अब यहाँ पर देख लीजिए, एक फ्लो चार्ट के रूप में और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 क्यों हुआ था, रीजन क्या था इसका, क्या था रीजन, चौरी चौरा इंसिडेंट। कब हुआ था, 19, एग्जैक्ट डेट याद है किसी को? मैंने बताया था 5 फरवरी 1922। ये चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और जिसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गांधी जी ने। इसके बाद गांधी जी जेल चले गए 6 साल के लिए, लेकिन उसके बाद उनको 2 साल में रिहाई मिल जाती है। इसके बाद देखिए, स्प्लिट हो गया कांग्रेस में प्रो काउंसिल एंट्री के लिए और नो चेंजर्स के लिए। मतलब जो विधानसभा में एंट्री लेना चाहते थे, विधान परिषद में एंट्री लेना चाहते थे, उनको स्वराजवादी कहा गया या स्वराजिस्ट कहा गया, और जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे उनको गांधीयंस कहा गया या नो चेंजर्स कहा गया, या अपरिवर्तनवादी हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक, अब दोनों के बीच में क्या हुआ, अलग अलग होने की स्थिति बन गई, लेकिन गांधी जी के लीडरशिप के कारण दोनों अलग नहीं हुए। और क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो 2 लोगों का नाम हमको याद रखना है। कौन कौन से, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास क्या थे,
अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे, सेक्रेटरी थे। कभी कभी स्टूडेंट्स को ना मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में नहीं पता क्यों वो अध्यक्ष लगा देते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर आप नाम सुनेंगे तो मोतीलाल नेहरू ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, नहीं पता क्यों बट ऐसा करते हैं बच्चे। तो याद रखिएगा CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। ठीक। एंट्री इनटू द काउंसिल 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुए और 1926 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसीज, नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे बिल्स हुए या बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिसमें स्वराज ने सीधा सीधा जो है वो दखल अंदाजी किया और उसको पास नहीं होने दिया। ठीक। इसके बाद देखिए 1924-1925 से ये जो स्वराजिस्ट पार्टी था, ये स्वराजवादी था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। उसका आइडियोलॉजी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। कैसे डिक्लाइन? आफ्टर CR दास डेथ, मतलब CR दास की 1925 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद ये पूरा जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं वो क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है। और ये उसके बाद कब तक चला, 1925 से 1929 तक कैसे भी करके उन लोगों ने यहाँ पर काउंसिल में वो रहे। उसके बाद 1929 में क्या हुआ, लाहौर का सेशन होता है, लाहौर का अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और फिर वहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर दी जाती है या पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, और फिर फाइनली वो लोग वापस से कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं, अपना इस्तीफा वो लोग दे देते हैं।